एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पार्ट 1 में हम लोगों ने जो एमसीक्यूज है वो डिस्कस कर लिए थे। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी, जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि 2 अंका वाले प्रश्न हैं। ठीक है। इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हाट डू यू मीन बाय जी, एल, ए, क्यू एंड एस। तो इनसे आपका क्या मतलब है? तो देखो, एस का मतलब होता है सॉलिड। ठीक है, जो कि दिखा रहा है कि कोई सब्सटेंस यानी कि कोई पदार्थ जो है वो सॉलिड स्टेट में है। पंजाबी मीडियम में भी आंसर साथ साथ दिया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद है एल यानी कि लिक्विड। इसमें बताया जा रहा है कि कोई सब्सटेंस जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। फिर है जी यानी कि गैस, यानी कि जो सब्सटेंस है वो गैसियस स्टेट में है। ठीक है। फिर है एक्यू यानी कि एक्वस, इंडिकेट्स द सब्सटेंसेस डिसॉल्विंग वाटर। तो बताया जाता है कि कोई सब्सटेंस जो है वो पानी में घुला हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली एक ये घोल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है व्हाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। यानी कि पित्तल के बर्तन में या फिर तांबे के बर्तन में जो खट्टे पदार्थ होते हैं या जो दही है, उन्हें हमें क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है। तो देखो, जो कर्ड है और जो दूसरे खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें एसिड होता है। ठीक है। और जब हम उन्हें ब्रास या कॉपर के मतलब कि बर्तनों में रखते हैं ना, तो वो मेटल जो है वो रिएक्ट करता है उस एसिड से और फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और हार्मफुल प्रोडक्ट जो है वो बनाता है, और इस वजह से जो खाना है वो बर्बाद हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो एसिड जो है, पानी अगर नहीं होगा है ना, वाटर के एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करता। ठीक है। तो इसका रीजन क्या है? एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो एसिड जो है, पानी अगर नहीं होगा तो वहां पर एसिडिक बिहेवियर वो शो नहीं करेगा। एसिड्स डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन से जो है, जो बेसिकली जो एसिड है ना, उससे हाइड्रोजन आयन जो है वो सिर्फ जो है वो अलग कब होगा? जब वाटर का प्रेजेंस होगा, यानी पानी होगा। इट इज द हाइड्रोजन आयन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक बिहेवियर। और हाइड्रोजन आयन की वजह से ही जो एसिड है वो एसिडिक बिहेवियर को शो करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। ठीक है। तो जब कोई गैस जो है वो क्या बोला गया है? विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड, यानी कि कौन सी गैस रिलीज होगी जब एसिड जो है वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल के साथ बताना है। ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो मतलब कि लिबरेट होता है जब एसिड रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ। एग्जाम्पल लिया है इन्होंने कि टेक फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैनुअल। तो जिंक ग्रैनुअल जो है वो लेना है हमने, और 5 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट H2SO4 लेना है। ठीक है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। ठीक है। तो देखो, इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा, यानी कि जिंक ग्रैनुअल और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होगा, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। ठीक है। बच्चों, कुछ क्वेश्चंस ना आपको चैप्टर के इन बिटवीन से आएंगे। ठीक है। टाइम है, चैप्टर को जो है वो डिटेल में थोड़ा रीड कर लेना है। ठीक है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एथेनॉल और एथेनोइक एसिड को किस तरीके से अलग बताया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। ठीक है। तो देखो, जो एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ऑर्डर यानी कि जो स्मेल है, जो एथेनॉल होता है उसकी जो है अल्कोहलिक स्मेल होती है, और जो एथेनोइक एसिड होता है इसके विनेगर जैसा स्मेल होता है। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका बहुत ज्यादा कम होता है, और एथेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। फिजिकल स्टेट विंटर में क्या होगा? जो एथेनॉल है वो लिक्विड बना रहता है, जबकि एथेनोइक एसिड जो है वो अक्सर फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है। टेस्ट कैसा होता है? एथेनॉल का बर्निंग टेस्ट होता है और एथेनोइक एसिड का सोर टेस्ट होता है, यानी कि खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग
समथिंग इज अलाइव होगा ये, ठीक है, समथिंग जी यहाँ पे आ जाएगा, फिर इज अलाइव। कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कौन से क्राइटेरिया है जो हम डिसाइड, जो ये डिसाइड करवाएगा कि कोई चीज जो है वो जिंदा है, ठीक है। तो देखो लिविंग थिंग या लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, है ना, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, यानी कि सांस ले सकते हैं, उनमें ग्रोथ होती है, बढ़ते हैं, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब अपने जैसा बना सकते हैं, है ना, और एक्सक्रीशन कर सकते हैं, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से पंजाबी मीडियम में भी साथ साथ आंसर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल, यानी कि जो आयोडीन युक्त नमक होता है वो खाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो देखो, बिकॉज आयोडीन स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये जो हमारे थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे नेक में होता है बेसिकली, है ना, उसको स्टिमुलेट करता है ताकि जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो रिलीज हो सके। It regulate carbohydrate, fat and protein metabolism in our body। और ये हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इनको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है, कंट्रोल करने का काम करता है। डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन रिजल्ट इन द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और अगर इसकी कमी हो जाती है, यानी कि बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड है ना, तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि नेक पे होता है, वो थोड़ा सा ना उभर जाता है, बाहर की साइड आ जाता है, दिस कैन लीड टू ग्वाइटर, और इसकी वजह से ग्वाइटर हो जाता है, जो कि एक तरीके से इसका मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लक्षण की बात करें तो जो नेक है ना वो स्वलन यानी कि सूज जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारे पास कि हाउ डज एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी, यानी कि जो भ्रूण है, ठीक है, जो बेबी जिसका बर्थ अभी नहीं हुआ है, उसको अपनी मम्मा की बॉडी में जो है वो नरिशमेंट कैसे मिलता है, यानी कि पोषण कैसे मिलता है, वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो, जो एम्ब्रियो है गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड ऑफ मदर, तो मदर के खून से उसको न्यूट्रिएंट मिलता है। Inside the uterus, the outer tissue surrounding the embryo develops finger-like projection called villi। तो जो यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो के पास देखो, द अदर टिश्यूज, द आउटर टिश्यू, जो आउटर टिश्यू है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसे विली कहते हैं। दीज विली आर सराउंडेड बाय यूट्रीन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। तो ये जो विली है इसमें यूट्रीन टिश्यू होते हैं, मैटरनल ब्लड होता है, ठीक है। ऑल्सो देयर इज अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, और इसमें प्लेसेंटा भी होता है, ठीक है, विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रीन वॉल। तो ये जो है वो यूट्रीन वॉल में जो है वो मतलब कि होता है, ठीक है। द एम्ब्रियो रिसीव्स द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड वाया द प्लेसेंटा। तो जो एम्ब्रियो है, ठीक, एम्ब्रियो यानी कि जो भ्रूण है ना, उसे उसके मदर के ब्लड से, यानी कि जो कि बेसिकली प्लेसेंटा है, ठीक है, उससे उसे ऑक्सीजन मिलता है और पोषण मिलता है, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल जो भ्रूण जो है वो रिलीज करेगा, है ना, प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो आर आल्सो रिमूव्ड थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ही उस जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी रिमूव करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि है हमारे पास, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर। तो पावर जो है लेंस की वो दी गई है हमें -2.0 d। तो पूछा गया है कि ये किस तरीके का लेंस है वो हमने बताना है, और इसके अलावा इसका जो फोकल लेंथ है वो हमने बताना है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस जो है वो हमें दिया गया है -2d, ठीक है, और हमें जो है वो फोकल लेंथ निकालने को कहा गया है, यानी कि f निकालने को कहा गया है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो पावर होता है वो इज इक्वल टू होता है इक्वल 1/f के, ठीक है। तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर देनी है हमने। पावर क्या दिया गया है हमें -2, ठीक है, 1 और f, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2f इज इक्वल टू 1, f इज इक्वल टू 1, यहाँ पे -2 है, ठीक है। तो दूसरी साइड जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है, जब आप यहाँ पे 1 है, ये 2 है, पॉइंट लगाओगे 0 2 5 से 10 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, -0.5, जो कि इसका जो है वो क्या है, -0.5 मीटर, ठीक है, जो कि इसका कह सकते हो फोकल लेंथ है, ठीक है। अब देखो, अब फोकल लेंथ क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव में दिया गया है ना, नेगेटिव में है,
तो ये किस तरीके का लेंस हुआ, तो ये होगा लेंस कनकेव मिरर, सॉरी कनकेव लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, यानी कि स्टार्स जो है वो ट्विंकल यानी कि टिमटिमाते क्यों हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं हम लोग। तो स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, तो जो तारे हैं ना वो धरती से बहुत दूर है। When the light coming from stars enter the Earth's atmosphere, तो जब लाइट जो है वो स्टार से धरती के एटमोस्फेयर में, जैसे अगर ये धरती है तो इसके एटमोस्फेयर में जब ये एंटर करती है ना, तो हमें पता है कि एटमोस्फेयर में काफी सारे लेयर्स होते हैं, है ना, और गैसेस जो है वो भी अलग अलग डेंसिटी की होती है। लाइट एंटर करेगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द एयर डेंसिटी। जैसे मैंने आपको बताया एयर डेंसिटी अलग अलग है ना, अलग अलग लेवल पे एटमोस्फेयर के। द लाइट इंटेंसिटी एंटरिंग इन आवर आई चेंजेस रेगुलरली, तो जो लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रही है ना स्टार की, वो अलग अलग होती जाएगी, चेंज होती जाएगी रेगुलरली, और इस वजह से जो स्टार है वो हमें ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, विच कलर बेंड्स द मोस्ट एंड विच कलर बेंड्स द लीस्ट। यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, कौन सा कलर जो है वो ज्यादा बेंड होता है और कौन सा कलर जो है वो कम बेंड होता है, यानी किसका झुकाव जो है वो कम होता है। तो देखो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन वेयर व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो है ना बेसिकली एक फिनोमिना है जिसमें जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर में जो है वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जिसको कि हम लोग विबग्योर से भी जानते हैं। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। When it passes through a transparent medium like a glass prism, तो जैसे कि ना हमने कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया है जैसे कि ग्लास प्रिज्म, तो जब व्हाइट लाइट इससे पास होगी तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी, या कह सकते हो स्प्लिट हो जाएगी। दिस हैपेंस बिकॉज डिफरेंट कलर ऑफ लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड इन अ मीडियम। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जब के अंदर जो अलग अलग कलर है ना उनकी जो है स्पीड अलग अलग होती है किसी भी मीडियम में ट्रेवल करने की, तो जिसकी वजह से जो है कॉजिंग देम टू बेंड एट डिफरेंट एंगल, जिसकी वजह से जो मतलब कि लाइट होती है ना वो अलग अलग एंगल पे झुक जाती है। सबसे ज्यादा कौन सा कलर झुकता है, वायलेट। ठीक है, कलर बेंड्स द मोस्ट बिकॉज इट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसकी सबसे छोटी वेवलेंथ होती है, एंड स्लोज डाउन द मोस्ट व्हेन एंटरिंग द प्रिज्म, और सबसे ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है। सबसे बेंड्स द लीस्ट, सबसे कम कौन झुकता है, रेड कलर। ठीक है, क्योंकि कलर बेंड्स द लीस्ट बिकॉज इट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्गेस्ट होती है, एंड ट्रेवल फास्टर थ्रू द मीडियम कंपेयर टू अदर कलर, दूसरे कलर के कंपैरिजन में ये ज्यादा जो है वो जल्दी ट्रेवल कर पाता है। ठीक कि ये मान के चलते हैं एक ग्लास प्रिज्म है, यहाँ से जो है वो व्हाइट लाइट जो है वो एंटर कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ना ये 7 कलर्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 लाइन्स तो नहीं बनी है, बट यहाँ पे देखो सबसे पहला जो मतलब कि कलर होगा ना वो होगा हमारे पास रेड, इसके बाद जो है वो ऑरेंज होता है। ठीक है, फिर येलो, ग्रीन, ठीक है, ब्लू है, इंडिगो, ठीक है, और फिर होता है वॉयलेट। तो देखो यहाँ से जो वॉयलेट है ना उसका जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो बेंड्स द मोस्ट, सबसे ज्यादा झुकाव जो है वो वॉयलेट का होता है, सबसे कम झुकाव जो है वो रेड का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कि व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल इट्स हीटिंग एलिमेंट कॉइल डज। तो जब इलेक्ट्रिक हीटर का जो कॉर्ड है वो गर्म नहीं होता, ग्लो नहीं होता, बेसिकली चमकता नहीं है, जबकि जो उसका हीटिंग एलिमेंट है वो चमकता है, ऐसा किस वजह से होता है वो आपने बताना है। तो देखो, द रीजन द हीटिंग एलिमेंट ग्लोज व्हाइल द कनेक्टिंग कॉर्ड डज नॉट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, क्योंकि उनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। ठीक है, बेस्ड ऑन जाउस लॉ ऑफ हीटिंग द हीटिंग एलिमेंट इज मेड अप ऑफ हाई रेजिस्टेंस एलॉय लाइक निक्रोम। तो जो हीटिंग एलिमेंट है यानी जो एलिमेंट गर्म हो रहा है ना उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, जैसे कि उसमें जो है वो निक्रोम के एलॉयज लगे होते हैं, which produce a large amount of heat as current flows through। तो जब उसमें से करंट फ्लो होता है तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है और रेड हॉट हो जाता है, और जिस वजह से वो चमकता है ना। इन कॉन्ट्रास्ट द कनेक्टिंग कॉर्ड इज मेड ऑफ लो रेजिस्टेंस मेटल लाइक कॉपर, जबकि इसके साथ जो कनेक्टिंग कॉर्ड है ना वो कॉपर जैसे मेटल से बने होते हैं जिसका रेजिस्टेंस जो है वो लो होता है यानी कि कम होता है, विच जनरेट नेग्लिजिबल हीट एंड दस रिमेन कूल विदाउट ग्लोइंग, जो कि ठंडे बने रहते हैं। ठीक है,
और जो है जब मतलब कि एंड दस रिमेन कूल विदाउट ग्लोइंग, और ये ठंडे बने रहते हैं और चमकते नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं जो कि है हमारे पास कि लिस्ट द, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो यानी कि जो मैग्नेटिक लाइन है फोर्स का, उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि लक्षण बताने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो अगर हम मैग्नेट के बाहर की साइड बात करें तो इसका जो फील्ड लाइन होता है ना, वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है। अगर हम मैग्नेट के अंदर की बात करें तो इसका जो फील्ड लाइन होता है वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। इसके बाद देखो जो रिलेटिव डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की, लाइन टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है ये हमें उसकी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से पता चलता है, ठीक है। अगला देखो मैग्नेटिक लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो जो मैग्नेटिक लाइंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है, मतलब एक दूसरे को काटते नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जो कि है हमारे पास, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल। अगर एक ट्रॉपिक लेवल में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन्हें मार दिया जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन ट्रॉपिक लेवल इट विल क्रिएट एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो हमारा इकोसिस्टम जो है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि हम फूड चेन का एग्जांपल ले रहे हैं, ग्रास, डियर एंड लायन, ठीक है। ग्रास को डियर ने खाया, ठीक है, और डियर को लायन ने खाया। तो अगर लायन को रिमूव कर दिया जाए इस चेन से तो क्या होगा, डियर की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी, विच विल कॉज ओवरग्रेजिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका प्रेशर जो है वो किसके ऊपर पड़ेगा, ग्रास के ऊपर, क्योंकि ग्रास जो है उसको ज्यादा खाया जाएगा, है ना। दिस विल लीड टू डिफॉरेस्टेशन, जिसका रिजल्ट अगेन क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, यानी कि जो कह सकते हो जो पेड़ पौधे हैं वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। अब क्योंकि ओवर ग्लेजिंग हो रहा है तो सॉइल इरोजन होगा, क्योंकि जब घास खाते हैं ना तो ये रूट मतलब अपरूट करते हैं उसे, है ना, जड़ के साथ जो है वो बेसिकली बहुत बार होता है कि वो निकल जाता है जो ग्रास होता है, ठीक है। तो क्या होगा, इससे जो जमीन है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, ऐसा वेस्ट जो कि सड़गल नहीं सकता, है ना। तो इस तरीके के सब्सटेंस के मतलब कि अगर हम इस तरीके का जो है वो वेस्ट जनरेट करते हैं तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम होंगे वो हमें बताना है। तो सब्सटेंस जैसे कि डीडीटी जो है वो हमारे फूड चेन में एंटर हो सकता है, जिसकी वजह से जो है बायोमैग्निफिकेशन होगा, पॉल्यूशन क्रिएट होगा। इसके अलावा जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है an object 2.0 centimeter in length is placed perpendicular to the principal axis। तो कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर जो ऑब्जेक्ट है उसको परपेंडिकुलर रखा जाता है, ठीक है, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, जिसका फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 मीटर, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, लेंस मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। तो इस तरीके के जो मतलब कि कह सकते हो जो लेंस है उसका हमें जो है वो इमेज का जो पोजीशन है वो पता करना है, उसका नेचर कैसा है और साइज क्या रहेगा, ठीक है। तो देखो इसके लिए जो है वो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो h है वो हमें कितना दिया गया है, यानी h1 जो है वो हम किसको ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट को, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो हमें क्या दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। इसके बाद u ले लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले लेते हैं, तो वो कितना दिया गया है हमें, 15 मीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है 15 सेंटीमीटर है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना वो हमने हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक है, -15 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद जो f है, ठीक है, यानी कि जो कन्वेक्स लेंस की वजह से जो है यहाँ पे देखो जो फोकल लेंथ है वो हमें क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। तो अब क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है तो हम इसे पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो है हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो हमें यहाँ पर v फाइंड आउट करना है, यानी कि इमेज का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। दूसरा जो इमेज का साइज है वो पता करना है, ठीक है, तो इसको हम h2 लिख देते हैं। अब लेंस फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, तो लेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास, लेंस फॉर्मूला वो होता है 1/v - 1/u = 1/f।
ठीक है। तो 1/v, तो 1/v क्या है हमारे पास, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 1/f, तो यहाँ पे 1/f यानी कि 1/10 है, -1/u है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 1/u, u क्या दिया गया है हमें -15। ठीक है, इसके बाद बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है हमारे पास 1/v इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10 में क्या मल्टीप्लाई कीजिए, 30 बना 3, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 15 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 30 बना 2, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, और इसका डिनोमिनेटर है 30, है ना। यहाँ पे 1/v है, तो v की वैल्यू क्या आ गई 30, यानी जो v है हमारे पास वो क्या है 30, और v जो है वो क्या था इमेज का डिस्टेंस, है ना। एक तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो दूसरा जो है वो क्या बोला गया है हमें कि इसका जो है वो हमें हाइट जो है साइज जो है वो पता करना है ना। तो देखो इसके लिए जो है वो मैग्निफिकेशन जो है उसका हम जो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जो होता है H2 H1 हो सकता है, या फिर V और U को जो है वो डिवाइड कर सकते हो, वो हो सकता है। ठीक है, तो जो H2 है, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे H2 लिख लेते हैं। ठीक है, और जो H1 है वो हमें 2 दिया गया है, V जो है वो हमने निकाला कि 30 है, और जो हमारे पास U है वो कितना दिया गया है -15। ठीक है, कटिंग कर लेते हैं, 15 2 जा 30 होता है, यानी कि अब मेरे पास क्या हो गया H2, यहाँ पे 2 है, ये -2 कर सकते हैं इसे, जो माइनस नीचे का साइन था वो ऊपर हो सकता है, -2 अपॉन में 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा H2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, माइनस का 4 हो जाएगा। दूसरा जो है वो हमारे पास जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ द मतलब कि यहाँ पे क्या बोला गया है साइज जो है इमेज का, है ना, वो हमें पता चल गया कि -4 है। ठीक है, अब क्योंकि ये नेगेटिव में है तो हमें पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो क्या बना है इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा बना है। ठीक है, तो अब इसका जो है वो मतलब कि नेचर पूछा गया था, तो रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड चीजों को ना आपने रटना नहीं है, समझना है। देखो अब यहाँ पर जो है इमेज का डिस्टेंस जो है, ठीक है, यानी जो v है हमारे पास वो पॉजिटिव है, और जो हमारे पास मैग्निफिकेशन है ना, या जो हाइट, जो दूसरा हाइट जो है हमने फाइंड आउट किया H2 वो नेगेटिव है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा रियल और इन्वर्टेड बना, और यहाँ पर जो है ये मैग्निफाइड। अब देखो जो ऑब्जेक्ट का साइज था वो 2 सेंटीमीटर था, बट उसकी इमेज का साइज जो है वो क्या बना 4 सेंटीमीटर बना, है ना। नेगेटिव साइन भी है, तो नेगेटिव साइन बेसिकली क्या शो कर रहा है कि जो इमेज बना है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। ठीक है, यानी कि इमेज जो है वो उल्टी है, इन्वर्टेड है। ठीक है, और अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया ये H2 अपॉन H1 के इक्वल होता है मैग्निफिकेशन, तो H2 हमारा क्या आया था -4, और H1 जो ऑब्जेक्ट का साइज था वो क्या था 2 था, है ना। तो इसकी कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा -2, यानी जो इमेज बना है वो 2 टाइम लार्जर बना है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट एक्चुअल ऑब्जेक्ट था उससे जो है वो बड़ी जो है वो इसकी इमेज बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा एनलार्ज बाय 2 टाइम्स। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट जो है वो आपने लिखने हैं। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एग्जांपल के साथ आपने समझाना है। ठीक है, तो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें कि जो है एनर्जी बेसिकली रिलीज होती है या तो हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, या साउंड के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोक या रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर आप देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, और इसमें जो है और रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड, या फिर इसको एनर्जी की जरूरत होती है ताकि ये आगे जो है वो काम कर सके, जैसे रिएक्शन ऑफ कोक विद स्टीम। ठीक है, या फिर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो सकता है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो 3 अंक वाले प्रश्न हैं। ठीक है, कोई 7 प्रश्न तुसी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट अबाउट द चेंज इन कलर एंड स्मेल दैट अकर व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन द लैब। तो जब लैब में फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया जाता है तो किस तरीके का रिएक्शन होता है, कौन कौन से चेंजेस आते हैं, और उसको केमिकल
इक्वेशन के मतलब कि उसका केमिकल इक्वेशन भी आपने लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कि कलर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो जब ग्रीन फेरस सल्फेट क्रिस्टल को मतलब कि जब हीट किया जाएगा तो सबसे पहले वो वाटर को लूज करेगा, ठीक है, यानी कि पानी जो है वो रिलीज करेगा, और दूसरा देन डीकम्पोज इनटू फेरिक ऑक्साइड, और उसके बाद वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। स्मेल कैसा होगा? पंजेंट स्मेल होगा, ठीक है, क्योंकि सल्फर जो है वो जल रहा है। इज नोटिस्ड ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। क्यों वो स्मेल आएगी, पंजेंट स्मेल आएगी? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो रहा है। रिएक्शन किस तरीके का है ये? तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो काफी सारे जो है वो प्रोडक्ट्स में मतलब टूट रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फेरस सल्फेट है, जब उसको हीट किया जाता है तो क्या क्या चीजें बन रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं? तो सबसे पहले फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये दोनों ही गैसियस फॉर्म में है, और जो फेरिक ऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अब क्योंकि इसके बहुत सारे प्रोडक्ट बने हैं जब इसे हीट किया गया है, ठीक है, यानी कि फेरस सल्फेट को जब हीट किया गया है तो काफी सारे प्रोडक्ट बने हैं, जिस करके इसे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो साबुन जो है वो किस तरीके से क्लीन करता है ना कपड़ों को, तो उसका मैकेनिज्म जो है वो आपने समझाना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अ सोप मॉलिक्यूल हैज टू एंड्स, नेमली हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। तो देखो जो सोप होता है ना, उसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें ये हेड पार्ट होता है और ये टेल पार्ट होता है। तो अगर हम टेल पार्ट की बात करें तो ये हाइड्रोकार्बन चेन होता है, ठीक है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, और ये हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है, यानी कि जो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, फोबिक का मतलब होता है डर। तो जिसको पानी से डर लगता है उसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं, ठीक है। तो इसको पानी से डर लग रहा है तो ये ऑयल सोल्यूबल है, ठीक है। अब अगर हम इसके हेड की बात करें तो ये हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, लेकिन इसे जो है वो कह सकते हो ऑयल या फैट का ये दुश्मन होता है, ठीक है। तो ये वाटर की तरफ बेसिकली अट्रैक्ट होगा क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। इसके बाद देखो आगे क्या बोला गया है, विद द हेल्प ऑफ दिस इट अटैचेस टू द ग्रीस और डर्ट पार्टिकल एंड फॉर्म्स अ क्लस्टर कॉल्ड मिसल। तो देखो क्या होता है, जैसे कि मान के चलते हैं कपड़े पर ये कोई दाग लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा ना कि इस तरीके से, क्योंकि ये जो चेन है ये ऑयल सोल्यूबल है, तो मतलब जो जहां पर भी दाग लगा है ना, तेल या घी है ना, इस तरीके का कोई पार्टिकल लगा हुआ है, तो उसकी तरफ जो है वो इसकी टेल आ जाती है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो इसका हेड आ जाता है, ठीक है। अब क्योंकि ये जो है वो वाटर फ्रेंडली होता है ना, जो इसका हेड है, तो ये वाटर की तरफ जो होगा, और जो दाग की तरफ जो है, ऑयल की तरफ जो है, इसकी टेल आ जाएगी। तो इस तरीके का जो क्लस्टर फॉर्म होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं मिसल। These missile remain suspended as a collide। तो ये जो है वो इकट्ठे होकर रहते हैं और इसको जो है वो कोलाइड कहा जाता है। To remove these missile and trapping the dirt, तो इस डर्ट को निकालने के लिए हमें जो है वो जरूरी होता है कि हम कपड़ों को रगड़ें, है ना, किसी भी तरीके से उसको जो है वो क्लीन किया जाए। तो मतलब कि इस तरीके से अगर हम करेंगे तो जो मतलब कि दाग है वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कि इसी वजह से जो है वो कपड़ों को जो है वो रगड़ा जाता है, या कपड़ों को जो है वो वॉशिंग मशीन में घुमाया जाता है। फोर्स हमने लगाया ना, मतलब एग्लेट करने के लिए कपड़ों को मशीन में घुमाया या फिर कपड़ों को रगड़ा, इसके कारण जो मिशेल है वो गंदगी को लेकर पानी में आ जाता है और कपड़ा जो है वो साफ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, व्हाई इज इट नेसेसरी। तो डबल सर्कुलेशन जो है वो क्यों होता है इंसानों में और ये क्यों जरूरी है, ये भी आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है कि हार्ट में जो ब्लड है वो जो है उसका फ्लो जो है वो दो चक्र में होता है। एक होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इसे समझने के लिए ना हम जो है वो हार्ट को जो है वो दो हिस्सों में जो है वो बांट सकते हैं।
सबसे पहले जो है हम बात करते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फेफड़ों से जो ऑक्सीजन जो युक्त है यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो जो है यानी कि जो साफ खून है वो हार्ट के ऊपरी हिस्से यानी कि लेफ्ट आर्टरियम तक जाता है, ठीक है। और जब ये हिस्सा जो है वो सिकुड़ता है तो खून जो है वो नीचे के यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। और वहां से इसे जो है वो साफ ब्लड जो है पूरे शरीर के अंगों में पंप कर दिया जाता है, ठीक है। और जो दूसरी बात जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात की गई है यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड वो शरीर के अंगों में मतलब कि शरीर के जो ऑर्गन्स है हमारे है ना उसने जो भी उसको यूज कर लिया उसके बाद ये जो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे राइट आर्टरियम में चला जाता है, ठीक है। और इसके सिकुड़ने पर जो खून है वो नीचे के यानी कि राइट वेंट्रिकल में चला जाता है और यहाँ से इस खून को फिर से ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़ों के पास भेज दिया जाता है, ठीक है। और इस तरीके से ये सर्कुलेशन जो है वो चलता रहता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये जो मतलब कि इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। तो देखो जो डबल सर्कुलेशन है इसलिए जरूरी होता है ताकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन वाला खून और जो बिना ऑक्सीजन वाला खून है वो आपस में मिल ना जाए, ठीक है, मिक्स ना हो जाए। तो ऊर्जा के लिए जरूरी होता है जैसे कि इंसान जो है वो अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसके अलावा जो एफिशिएंसी है यानी कि जब खून अलग अलग रहता है तो जो शरीर के जो सेल्स है ना वो बहुत तेजी से और कुशलता से जो है वो उनको ऑक्सीजन जो है वो मिलता रहता है, वो अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं, ठीक है। तो आपने याद क्या रखना है और इजी तरीका क्या है, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट हार्ट की तरफ जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये पूरे बॉडी में फ्लो हो जाता है, ठीक है। फिर बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो राइट हार्ट में जाता है, राइट हार्ट में जाता है और फिर वहां से मतलब कि फिर लंग्स में चला जाता है ताकि उसे ऑक्सीजन जो है वो मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देखो कि जो हार्ट है वो एक पंप की तरह काम करता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन यानी कि लंग्स से ऑक्सीजन लेकर उसे पूरे शरीर में भेजता है और शरीर के अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेकर उसे सफाई के लिए फिर से लंग्स में भेज देता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 जो कि है हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर्स इन प्लांट्स। तो फोटोट्रॉपिज्म जो है वो प्लांट में किस तरीके से होता है वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर द ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस ड्यू टू ऑक्सिन प्लांट हार्मोन इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। यानी कि जो द ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट्स का जो ग्रोथ मूवमेंट है ना जो कि लाइट से जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, तो उसको फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। द शूट शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो जो शूट है देखो जो प्लांट होता है ना उसमें एक रूट होता है, ठीक है, और जो अपर पार्ट होता है जो जमीन के ऊपर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शूट कहते हैं, ठीक है। तो शूट जो होता है वो फोटोट्रॉपिज्म के प्रति पॉजिटिव रिएक्शन देता है, ठीक है, और जो रूट होता है वो नेगेटिव रिएक्शन देता है। इसका मतलब क्या है कि जो शूट है वो जहां पर लाइट आ रहा है उस तरफ जाएगा और जो रूट है वो उसके दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 23 कि हाउ इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। यानी कि इंसानों में बच्चे का लिंग जो है वो किस तरीके से निर्धारित होता है वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि जो मेल होते हैं उनमें जो है वो XY सेट के क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, और जो फीमेल होती है उनमें X के क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। यानी कि 50% X हो गए और 50% यहाँ पर X दोनों 100 हो गए, ठीक है। इसके बाद जो मेल होते हैं उनमें 50% X क्रोमोसोम्स है और 50% ही Y क्रोमोसोम्स है। तो जब X के साथ फ्यूज हो जाता है यानी फिर XX बन गया तो XX जो है वो किसके क्रोमोसोम्स होते हैं, गर्ल्स के। तो अगर इस तरीके का क्रोमोसोम बन गया तो गर्ल्स जो है वो मतलब कि उनका बर्थ होगा। अगर XY मिल जाते हैं तो XY जो है वो किसका क्रोमोसोम है, बॉय का। तो यहाँ पर इस केस में जो है वो क्या हो जाएगा, बॉय मिलेंगे, ठीक है, मतलब बॉय का बर्थ होगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बॉय इज कैरोसिन डेंसर देन वाटर। तो जो कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल है वो उसका जो मतलब वो पानी से जो है वो सहना क्यों है वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है, ये रेशो होता है स्पीड ऑफ लाइट का
वैक्यूम में मतलब खाली जगह पर, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ स्पेसिफिक मीडियम, वहीं पर स्पीड ऑफ लाइट जो कि स्पेसिफिक मीडियम, तो इसको मीडियम दिया गया, उसमें कितना स्पीड की लाइट है, यानी कि वैक्यूम में स्पीड की लाइट कितनी है, मीडियम किसी मीडियम में स्पीड की लाइट कितनी है, उन दोनों का रेशियो जो होता है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। इट मेजर्स हाउ मच अ लाइट रे बेंड्स व्हेन एंटरिंग दैट मीडियम, और इसमें ये नापा जाता है कि एक लाइट का जो रे है वो कितना उसमें झुकाव आता है जब वो किसी मीडियम में जो है वो जाता है। ठीक है, तो कैरोसिन वर्सेस वाटर देखते हैं यहाँ पर। इवन दो कैरोसिन हैज अ लोअर मास डेंसिटी देन वाटर, और कैरोसिन का मास डेंसिटी जो है वो कम होता है वाटर के कंपैरिजन में, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हाई है। ठीक है, वाटर का देखो 1.33 है और इसका 1.44 है, इसका मतलब कैरोसिन जो है वो डेंसर है किससे, वाटर से। ठीक है, बिकॉज लाइट ट्रेवल स्लोअर इन इट देन इन वाटर, क्योंकि जो कैरोसिन है उसमें लाइट जो है वो स्लोली ट्रेवल करता है। ठीक है, वाटर के कंपैरिजन में। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखो, व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक टू अवॉइड ओवरलोडिंग इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में ओवरलोडिंग से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। काफी सारे अप्लायंसेस को एक सिंगल सॉकेट पे कनेक्ट नहीं करना चाहिए, काफी सारे अप्लायंसेस को एक साथ नहीं चलानी चाहिए। ठीक है, जो खराब अप्लायंसेस है उनको सर्किट से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। फ्यूज शुड बी कनेक्टेड इन द सर्किट, और जो फ्यूज है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसको सर्किट में कनेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज मिक्स्ड विद सोप। तो जब हार्ड वाटर यानी जो कठोर पानी होता है, ठीक है, उसको जो है जब सोप के साथ मिक्स किया जाता है तो उसमें स्कम जो है झाग का फॉर्मेशन के बारे में आपने बताना है। तो देखो, सोप डज नॉट वर्क प्रॉपरली व्हेन द वाटर इज हार्ड। तो हार्ड वाटर का क्या मतलब होता है, पानी में बेसिकली नमक होता है। ठीक है, तो जब पानी जो है वो हार्ड होता है ना तो सोप प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। हार्ड वाटर जो है उसमें जो है सॉल्ट होता है, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। सोप जो है उसको हार्ड वाटर के साथ ऐड किया जाता है, तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट थे, है ना, जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट थे, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं सोडियम और पोटेशियम आयन से फ्रॉम द सोप मॉलिक्यूल फॉर्मिंग एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस कॉल्ड स्कम, जिसकी वजह से एक जो है वो अघुलनशील सब्सटेंस बनता है जो कि जिसको कि हम लोग स्कम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, जो कि है ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है आपने, तो इस तरीके से आप डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो अपने आप सॉल्व कर लेना। इनके सब चाहते हो कि मैं सॉल्व करूं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। अगर आप 50 कमेंट्स जो है वो कर देते हैं तो मैं इसके सॉल्यूशन जो है वो आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है फ्लावर का वो उसका डायग्राम बनाना है, या फिर आपने बताना है कि व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, कि मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, पॉलिनेशन जो है फर्टिलाइजेशन से डिफरेंट क्यों है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 मेथड्स बताने हैं कि लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, या फिर कि why are carbonate and sulfide ores usually converted into oxide, कि कार्बोनेट और सल्फाइड ओर जो है वो ऑक्साइड में क्यों बदल जाते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, एग्जांपल के साथ आपने बताना है। या फिर अगले 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड क्या है उसके एग्जांपल दो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देना है सोडियम एंड मैग्नीशियम का। है, जब एक 12 वोल्ट बैटरी जो है वो कनेक्ट किया जाता है, इस कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर। ठीक है, अननोन रेजिस्टर के अराउंड जो इसको कनेक्ट किया जाता है। देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मेगा एम्पियर इन द सर्किट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। या फिर हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर, 3 रेजिस्टर्स को आप किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। अगर रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम है, सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, तो 4 ओम का जो है वो कॉम्बिनेशन बना रहे। इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो सारे ही आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।